दुनिया भर के बाजारों से है तेज गिरावट के संकेत और बड़े गैप के साथ खुलने के लिए तैयार होते हुए हमारे बाजार गैप से खुलने के बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। गिरावट की वजह कारणों का करेंगे पूरा विश्लेषण और आगे किस तरह की हो आपकी स्ट्रेटेजी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, यही है आज की शो की थीम। आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। गिरावट के लिए तो तैयार होना है, कितनी बड़ी और थ्रू द डे कितनी ज्यादा, यही बस सवाल बनता है। बिल्कुल, ये बड़े सवाल है आज और ढेर सारे सवाल है और सब लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि गैप से तो खोलेंगे, उसके बाद क्या? तो बस उसके बाद क्या है उस पर हम पूरे विस्तार से करेंगे अगले आधे घंटे बातचीत। लेकिन उससे पहले आइए आज के बड़े ट्रिगर्स आपको दिखा दिए जाए, किस वजह से आज बड़ी गिरावट के आसार दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजार 4 से 5% टूटे हैं, 1300 अंक डाउ लुढ़का है और 5% के आसपास की गिरावट रही है नैस्डैक में, डाउ में 4% की। अमेरिका में महंगाई घटने के बजाय बढ़कर आई है, बड़ी 0.1% है, लेकिन चूंकि उम्मीद घटने की थी और अगर बढ़ के आए तो फिर क्या हाल होता है वो आपने देखा। एसजीएक्स निफ्टी और बाकी एशियाई बाजार तेज गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ 300 पॉइंट नीचे आपको नजर आएगा इस वक्त। ये आपके लिए गैप डाउन ओपनिंग के संकेत वहां से भी आते हुए दिख रहे हैं। अब आइए अगला संकेत है ये, अगर आपको ये लगता है कि गिरावट सिर्फ आप ही के बाजार में है तो आप ऐसी गलतफहमी में हैं, क्योंकि गिरावट चौतरफा है, सब जगह है और गिरावट आपको दिखेगी सोने चांदी में, कमोडिटीज़ में, और गिरावट आपको दिखेगी क्रिप्टो में भी। इवन बिटकॉइन 10% नीचे, एथेरियम 20% नीचे टूटता हुआ दिख रहा है, यानी कि अक्रॉस एसेट क्लास सब जगह कमजोरी आपको दिखेगी। गिरावट तो ज़्यादा है अनिल जी। और एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा, एक्चुअली बाजार की आपसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। वो ऐसे जब बड़ी भी गिरावट होती है सर तो बहुत सारे फिगर्स निकल कर आते हैं, कितनी बड़ी बिकवाली हुई है, कितना एक्शन रहा। बट इतना क्या खराब था इन्फ्लेशन में? हमें मालूम था 8% के ऊपर ही आएगा। अब ठीक है, 8.1% का अनुमान था, 8.3% आया, बढ़कर आया। बट ऐसा क्या बढ़ा है या ऐसा क्या दिखा लोगों को कि इतनी बड़ी गिरावट आ गई? ये बहुत ही अच्छा सवाल है दीप आपका कि ऐसा क्या है कि अगर 0.1% इन्फ्लेशन बढ़कर आ जाए तो इतनी हाई तोबा मचाने की क्या जरूरत है। बात बिल्कुल सही है। दो चीजें हैं। पहली चीज तो कि अमेरिका के लोग, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के बाजार और हम सब इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थे कि इन्फ्लेशन बढ़कर भी आ सकता है। आपको याद होगा कल दबी जबान में एक बार मैंने हल्के से बोला था अच्छे मूड माहौल के बीच में कि बढ़ के आ गया तो भगवान जाने क्या होगा, है ना। सब लोग सोचे यार, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन वो डर तो मन में कहीं कहीं है, क्योंकि आप जब ये मानकर चलते कि खराब आएगा ही नहीं इन्फ्लेशन, तो सबसे पहले तो आपकी मानसिक पोजिशनिंग और आपकी जो पोजिशन है उसकी पोजिशनिंग दोनों ही अलग। हाँ, तो एक तो मानसिक रूप से कोई तैयार ही नहीं कि इन्फ्लेशन बढ़कर आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 4 दिनों से अमेरिकी बाजार बढ़ रहे हैं और 4 दिनों से इसी उम्मीद में बढ़ रहे हैं कि ठीक है इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ी कमी आनी है, उस लिहाज से बढ़ रहे हैं। तो 4 दिनों से आप मानसिक और बाजार में पोजीशन दोनों के लिहाज से तैयार नहीं थे कि इन्फ्लेशन का आंकड़ा खराब हो सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या वहां से आई है। जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं तो फिर छोटी सी चीज क्या कर देती है वो आप देखिए। मुझे याद है 2008 के वक्त ऐसा होता था, एक जमाना था दिन के दौरान तब वीकली इन्फ्लेशन आता था, मंथली नहीं आता था, है ना, और 12 बजे के आसपास आता था, ठीक है ना, और 12 बजे में फ्यूचर्स वाला शो किया करता था, ठीक है। मतलब उस समय 500-600 पॉइंट सेंसेक्स का ऊपर नीचे होना बड़ा होता था, बेस बहुत छोटा था तब। मतलब उस समय इन्फ्लेशन के आंकड़ों पे बाजार 500-600 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते थे। वो जमाना फिर से आ गया कि बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट इन्फ्लेशन हो गया। तो पहली चीज तो कि 4 दिनों में डाउ 1200-1300 पॉइंट चढ़ा था और एक ही दिन में उतना खाया पिया पूरा निकल गया। जितने बड़े थे एक दिन में पूरे हो गए, 4 दिन में बढ़े ही इतनी। एग्जैक्टली हाँ, जितने बड़े उतने वापस दे दिया। 1235 अंक बढ़े और 1275 कल गिर गए। तो हाँ, मेन चीज है कि कहीं भी कोई भी ये मानकर नहीं चल रहा था कि इन्फ्लेशन बढ़कर आएगा। तो पहली चीज तो ये हो गई आपकी मानसिक और पोजीशंस के लिहाज से स्थिति जो थी। अब आइए आगे फ्यूचर को लेकर। अब फ्यूचर को लेकर 2 चीजें हैं दीप इसमें, जिसकी वजह से अमेरिका में इतनी तेज गिरावट हुई है। पहली चीज, ये इन्फ्लेशन बढ़कर क्यों आया है, इसके अंदर जब लोगों ने घुसकर देखा तो चिंताएं बढ़ गई। चिंताएं क्या बढ़ गई कि इस दौरान जब पिछली बार महंगाई का आंकड़ा आया था और अब आंकड़ा आया, तो उसके बाद क्रूड के दाम घटे, एनर्जी प्राइसेस दूसरी कम होकर आई है, उसके बावजूद अमेरिका का इन्फ्लेशन बढ़कर आया है। इसका मतलब क्या है? तो फिर महंगाई बढ़ कहां से रही? सबसे बड़ी महंगाई बढ़ रही खाने पीने की चीजों की।
और ये महंगाई बड़ी मार लगाने वाली है। आप बाकी चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों पर कैसे कंट्रोल करेंगे? सो इसका मतलब ये कि अभी भी ये कंट्रोल में आ नहीं रही है। और खाने, पहली चीज़ वहाँ से बढ़कर आई है, दूसरी चीज़ घरों के दाम वगैरह, इनकी जो महंगाई जो होती है वो बढ़कर रही है। चलो वो तो एक बार फिर भी छोड़ देगी, शायद काबू में आ सकता है। सो महंगाई के इंटरनल्स में जाकर अगर आप अमेरिका में देखें तो ये साफ नज़र आ रहा है कि महंगाई, और ये तो तब हुआ है जब क्रूड के दाम घटे हैं। फर्ज करें क्रूड के दाम यही रहते तो, जो 115-110 डॉलर के आसपास है, तो करेक्ट, तब तो आपकी महंगाई और बढ़कर 8.5% के ऊपर हो जाती। सो आई थिंक जो महंगाई के इंटरनल्स है वो परेशान करने वाले हैं अमेरिका को। और देखिए, कोई भी सरकार किसी भी देश की हो, अगर डेमोक्रेटिक सरकार है तो नहीं भी है, तब भी ये आखिरी चीज चाहती है कि और सबकी बढ़ जाए, खाने पीने की चीजों की महंगाई ना बढ़े। कम से कम अगर आदमी को रोज खाने पीने की चीजों में ही इतना बड़ा भारी बिल पे करना पड़े तो बड़ा असंतुष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि दूसरी चीज जो महंगाई के इंटरनल्स है, इंटरनल्स बड़े खराब आए। और समझो क्रूड थोड़ा और बढ़ गया, कुछ हो गया तो वहाँ पर, और खाने पीने की चीज़ों के दाम कम नहीं हुए तो एक वो बड़ी दिक्कत है। ये तो इंटरनल सी बात। अब आइए फॉरवर्ड लुकिंग। कल तक महंगाई के आंकड़े के आने के पहले 21 सितंबर, 21 और 22, 20 और 21 सितंबर अब अपने लिए डी डे है। डी डे का मतलब क्या? मतलब सबसे इंपॉर्टेंट दिन। करेक्ट। क्यों? 20 और 21 तारीख को फेड की मीटिंग होगी और फेड उसमें डिसाइड करेगा अब आगे ब्याज दरें कितनी बढ़ानी है। ठीक है। अब फेड के सामने क्या है? एक खुद का आंकड़ा है। भले वो हमें देखे ना देखें, हमारा भी महंगाई बढ़कर आया है। भले वो ब्रिटेन को देखे ना देखें, ब्रिटेन का भी बढ़ गया। तो हम जिन को देखना चाहें वहां सब जगह महंगाई बढ़कर आई। और जो लोग पूरी दुनिया में ये सोचकर बैठे थे कि महंगाई का पीक हो गया है और अब बढ़ेगी नहीं, बड़ी सब जगह छोटी छोटी है लेकिन बढ़कर आई, तो ट्रेंड रिवर्सल आपका कंप्लीट हुआ नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में कल जब ये महंगाई का आंकड़ा है, उसके पहले ज्यादातर लोग 90% लोग मानकर चल रहे थे कि फेड ब्याज दरें 0.5% ही बढ़ाए, इससे ज्यादा ना बढ़ाए। करेक्ट सर। ठीक है। अब कल ये आंकड़ा देखने के बाद 32% लोग ये मान रहे कि ब्याज दरें 1% बढ़ेगी। 1%, आधा नहीं, 1%, 32%। और बाकी बचे हुए 68% जो लोग हैं वो मान रहे हैं कि 0.5% बढ़ेगी। तो 0.5% तो बढ़ना तय है, ये तो मालूम था। हाँ। मतलब 100% लोग 0.5% मान रहे हैं, अब तो यही हो गया। 32% लोग इस चीज में आ गए कि तो 1% तो मेरे ख्याल से आज तक कभी बढ़ी नहीं। आई थिंक वो एक बार जब वो 40 साल पहले जब वो एक बड़ी वो करी थी उन्होंने। सो 1% ब्याज दरें बढ़ना, और वो भी कब? जबकि वो 0.5% बढ़ा चुके हैं दो बार। उसके बाद अगर 1% बढ़ाए तो फिर तो आप सोचो कि मतलब वो तो मतलब आप सीधे है ना इकोनॉमी के घुटनों पे ही वार कर रहे हो कि खड़ा ही नहीं हो पाए। एग्जैक्टली। तो ये बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जो डर सबसे बड़ा अमेरिकी बाजारों में कल आया है 1300 पॉइंट का, वो 1% की वजह से ये ट्रिगर हुआ है आपका बॉन्ड मार्केट से। तो बॉन्ड मार्केट ये कह रहा है भाई कि ब्याज दरें अब 1% के लिए मेंटली तैयार हो जाओ 21 तारीख को। 1% इंडिया में भी हमने आई डोंट थिंक ना इंडिया में हमने कभी नहीं देखी है। मैं ऐसे ना यूएस में तो खैर अनहर्ड ऑफ लग रहा है, हमने भी कभी नहीं 1% बढ़ा होगा। हाँ, 1% एक बार में 1%। लेकिन आप देखो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ा रहा है, 3.42 हो गया, 3.5% के आसपास पहुंच रहा है। सो आई थिंक वो एक बड़ा डर है जिसकी वजह से अमेरिका गिर घटा है। हमारी भी पॉलिसी है सर। हमारी पॉलिसी 28 तारीख को, 28 से 30, 28, 29, 30 3 दिन की पॉलिसी है। देखिए दो चीज है जी। हमारी पॉलिसी में भी मैंने पिछली बार गवर्नर साहब का जो इंटरव्यू किया था उन्होंने, और हेडलाइन भी हमने यही बनाई थी, उनका ये कहना था इन्फ्लेशन पीक हो गया जी। हालांकि थोड़ा सा इस बार बढ़का है, एक आध बार के बढ़ने घटने से बहुत फर्क नहीं पड़ता, लगभग उसके आसपास है। आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि आरबीआई की पोजीशनिंग क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल दो तरीके से। एक, हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन इतनी बड़ी चिंता नहीं है, हम फूड सरप्लस है। हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन एमएसपी की वजह से ज्यादा बढ़ता है बजाय इसके की डिमांड की। राइट। तो फूड एक्सेस कंट्री में अदरवाइज तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन एमएसपी की वजह से बढ़ता है, वो ठीक भी है क्योंकि उसका आपको फायदा भी होता है। अगर आप एमएसपी बढ़ाते हैं, किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा जाता है, वो खर्च करते हैं, रूरल इकोनॉमी से आपको सपोर्ट मिलता है, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका बढ़ता है। सो उसमें फायदे भी हैं। राइट। सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन के साथ फायदा भी है। एक रीजनेबली हायर फूड इन्फ्लेशन में कोई दिक्कत नहीं है। सो हमें फूड इन्फ्लेशन वाला इशू नहीं है, हमारा इशू कच्चे तेल का ही है। राइट। लेकिन इसमें एक कैच है।
तो अगर कच्चा तेल मेरा कंट्रोल में है और अमेरिका 1% ब्याज दरें बढ़ाए, आर्थिक धीमापन मंदी का खतरा है, कच्चा तेल $70 आ जाए तो मैं तो फिट हूँ। हाँ बिल्कुल। मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? खाना पीने की चीज़ें जितनी मुझे चाहिए मैं बना रहा हूँ, उगा रहा हूँ, मैं फिट हूँ। सो मेरे लिए इकोनॉमी के हिसाब से मुझे कोई खास समस्या नहीं दिखती। समस्या दूसरी जगह है। समस्या कहाँ है? मेरे पास $580 बिलियन के रिजर्व्स पड़े हैं। अगर डॉलर मजबूत होता है और अमेरिका ब्याज दरें बढ़ाता है, मैं नहीं बढ़ाता हूं, तो फिर मेरे लिए रुपए की कमजोरी होती है। अब मुझे रुपए को कितना कमजोर होने देना है ये आरबीआई को डिसाइड करना है। क्या 80 का लेवल ठीक है, या अगर आरबीआई ने ढीला छोड़ दिया और ब्याज दरें नहीं बढ़ाई तो फिर आपको 82 भी हो सकता है। सो आरबीआई को रुपए को कंट्रोल करने के लिहाज से डॉलर आउटफ्लो ना बढ़े, यहां से डॉलर बाहर ना जाए, इसलिए अब आरबीआई की मजबूरी के आधा % तो बढ़ाना ही पड़ेगा। उनकी वजह से हमें भी उनकी वजह से बढ़ाना पड़ेगा, बजाय हमारी। और हमारी महंगाई की वजह से नहीं, लेकिन जो गैप आपको रखना है, आइडियली 25 बेसिस पॉइंट का गैप रखते हैं हम, लेकिन 50 का भी रखें तब भी आधा % हो जाता है। अगर ये 1% बढ़ाए, अगर अमेरिका इस बार 0.5% ही बढ़ाए तब तो हम बचे हुए, तब तो समस्या नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका ने 1% बढ़ा दी तो फिर हमें आधा % तो मिनिमम बढ़ानी ही बढ़ानी है, रुपए बचाने के लिए। ये चक्कर है। और अल्टीमेटली क्या, देखिए एक लेवल के बाद अगर आप ऊपर ब्याज दरें बढ़ाते हैं ना, तो कितनी मजबूत हम सब बोले बहुत मजबूत है, हम बहुत मजबूत है। अरे बहुत मजबूत है, लेकिन ब्याज दरों का असर तो आता ही है ना, डिमांड पे आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। इसलिए हम भी थोड़ा उस हिसाब से फंसे हैं। लेट्स सी। सो 2 तारीखें ध्यान में रखिए, एक 21 तारीख फेड की मीटिंग और दूसरा 30 तारीख हमारी मीटिंग। बस इन 2 चीज़ों पे फोकस करना है और बड़े डायरेक्शन बाजार के आपको उसके बाद लेने हैं। ठीक है सर। तो चलिए, अब 2 बड़े इवेंट आ गए आपके सामने और इन्फ्लेशन डेटा अभी आज हमारा WPI डेटा भी आएगा। खैर CPI पर ज़्यादा फोकस रहता है पॉलिसी के हिसाब से, बट अगेन फैक्टर तो वो भी करना पड़ेगा। अच्छा सर, इन्फ्लेशन और कल अमेरिका में क्या हो ये तो हम समझ गए, आज हमारा क्या होगा ये समझाइए। और रोज़ की तरह सेटअप की तो बात करेंगे, बट क्योंकि एक अच्छी रैली हो गई है, कई सारे निवेशक थोड़ा लेफ्ट आउट भी फील कर रहे थे। पहले ये बताइए इन्वेस्टर्स को क्या करना है, फिर ट्रेडर्स की बात करेंगे सर। ये अभी 2 साल पहले ही मार्च 2020 आया था तो 7,500 का निफ्टी हो गया। यस। और अभी थोड़े दिन पहले ही 15 जून को 15,200 का निफ्टी हो गया था। 15,200 का हो गया था। उसके बाद कभी बाजार में तेजी नहीं आई वापस। तेजी नहीं आई वापस? कभी नहीं आई। कहाँ आई? अगर यह आपकी सोच है तो आपको डरना है। बढ़िया से बढ़िया मार्केट में भी करेक्शन आते हैं और खराब से खराब मार्केट में भी रिकवरी आती है। अगर अपने एक दिन के 1000, 1200, 1500 पॉइंट के फॉल को देख के डर जाएंगे तो हम इन्वेस्टर काहे के? एग्जैक्टली। कौन से इन्वेस्टर? कोई टेंशन नहीं है, आंख बंद करके चद्दर ओढ़ के सो जाइए, बैठिए इन्वेस्टर्स। हाँ, ऐसे दिन देखो ही मत ना, डर लगता है। 2 तरह के इन्वेस्टर हैं। एक वो इन्वेस्टर है जिन्होंने हिम्मत करके नीचे में पैसा लगाया, 15,200 पे भी लिया है। और आपको याद होगा एक बार मैंने वीडियो डाला था कि ऊपर का आपको 20-30% तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये 20-30% ऐसे छूटता है, उसका एग्जांपल आज देख लीजिए। बिल्कुल है ना। आप कभी भी टॉप पर बेच नहीं सकते। टॉप पर बेचेंगे तो जहां आप बेचेंगे वो टॉप होगा भी नहीं, ये याद रख लीजिएगा। टॉप तो बनने के बाद ही पता चलता, पहले नहीं चलता। बिल्कुल करेक्ट। 100%। सो अगर आपने 15,200 पे 15,500 पे एंट्री की, अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं कि भाई मेरे स्टॉक 40, 50, 60% ऊपर है, तो 30% का मेरा मतलब ये नहीं कि 30% स्टॉक नीचे आ जाए। आपके गेन का 30% चला गया, समझिए आपने खरीदा था, आपको 20% का रिटर्न बन रहा है। उस 20% के रिटर्न में आज 5 या 6% का रिटर्न चला भी जाए तो आपने 14-15% तो बना लिया ना। करेक्ट। अगर आप उस तरह के इन्वेस्टर हैं, प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाए। राइट। करेक्ट। ठीक है कि ऊपर का मुझे छोड़ना है, जिस दिन आप में ये छोड़ने की भावना आ गई उस दिन आपको समझ आ गया ये मेरा था ही नहीं जो मैंने छोड़ा, है ना। वो थोड़ा आपको दार्शनिक तरीके वाला जा रहा है, लेकिन यही है मार्केट में, सिंपल है। टॉप पे नहीं बिकेगा कभी। सो अभी भी आप अगर अच्छे मुनाफे में बैठे हैं तो थोड़ा बुक कर लीजिए, और नहीं तो अगर आपको लगता है कि 15,200 के बाद भी वापस 18,000 हुआ, 7,500 के बाद भी 18,600 हुआ, तो अब भी होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं होता 3 महीने बाद होगा, 5 अप्रैल के बाद 13 सितंबर को 5 महीने में हुआ होता है। सो ऐसे कौन सा क्या पहाड़ टूट गया, मतलब क्या मार्केट बंद हो जाएंगे, अमेरिका जीरो हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आराम से, और जब मार्केट मौके देगा
धीरे धीरे आज का आज कूद के नहीं लेना है, हाँ, लेकिन आपको मौके देगा। तो आप इन्वेस्टर में भी एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने साल 2-3 साल के लिए पैसा लगाया तो उनको तो आज कुछ हुआ ऐसा समझना ही नहीं है। जिन्होंने पोजिशनली पैसा लगाया भाई कि मैं 20-30% के रिटर्न को कैच करता हूँ, वैसा करता हूँ, तो आप ऊपर का 4-5% छोड़ दीजिए और प्रॉफिट ले लीजिए, सिंपल है। ठीक है सर। हाँ, तो कोई हाँ, और दूसरी चीज़, आज अपने आप की डेफिनेशन जरूर बना लेना कि इन्वेस्टर है कि नहीं है। आज अगर आज डर लगे और आज बार बार मन करे कि बेच दूं तो समझ लेना कि आपके इन्वेस्टर की डेफिनेशन में कुछ कमी है। एग्जैक्टली है ना? ठीक है। सो इन्वेस्टर को कोई डरना नहीं है। डरना नहीं है ना? ठीक क्या है है, सर। ठीक है। होता है। अच्छा, ट्रेडर्स को क्या करना है? हाँ, ट्रेडर्स, एक तो वो ट्रेडर्स है जो 2 दिन वाले हैं, एक हफ्ते वाले, एक 15 दिन वाले, 3 तरह के ट्रेडर की बता देता हूँ। 2 दिन वाले जो आज और कल एक्सपायरी तक है, आज और कल एक्सपायरी तक आप दबाव में रहेंगे। दबाव में इसलिए रहेंगे कि ऊपर के लेवल पर लगातार बार बार आपको थोड़ा प्रेशर तो आएगा। ठीक है, ठीक है। आज और कल, क्योंकि आप अभी तक पिछले 4-5 दिनों में लॉन्ग साइड पर हैं, पोजीशन सारी तेजी की बनी हुई है। Yes, ठीक है, yes. लेना किसी ट्रेडर को नहीं है और ऊपर आए तो देना है। बिल्कुल। ठीक है। एक चीज जो इंटरेस्टिंग हुई है दीप, जो पिछले 2 बार से अब सीखने वाली है, पिछले 2 बार इवेंट के पहले बाजार बहुत मजबूती के साथ अंदर गया। यस। एक फेड चेयरमैन ने जो जैक्सन हॉल में जो बयान दिया था उसके पहले बहुत मजबूती से गया और उस दिन धुलाई हुई 1000 पॉइंट। यस। दूसरा, कल महंगाई के आंकड़ों के पहले बहुत मजबूती के साथ गया और यहाँ भी तगड़ी वाली धुलाई। इसका मतलब क्लियर कट बाजार ये कह रहा है कि और कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। दोनों तरफ का, दोनों, क्योंकि इससे पहले हमने देखा शॉर्ट में भी कटे, पहले शॉर्ट में और कॉन्फिडेंस रहा, और इसलिए कल मैं बहुत स्ट्रांगली कह रहा था कि आप पुट लेके जाइए ही जाइए। आपके पास 17,900 का पुट होना चाहिए, नहीं तो 17,800 तो होना ही चाहिए। राइट, बड़ी इवेंट के पहले अगर आपने पुट रखा तो आज आप टेंशन में तो है। देखिए, वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना आप व्हीकल की, एक्सीडेंट हो जाए तो उससे नुकसान की भरपाई होती, कमाई नहीं होती, पूरी नहीं होती भरपाई, ये भी आपको पता है। तो वैसे ही आपका पुट है, वो आपका इंश्योरेंस है, आपको थोड़ा मदद करेगा। आप ये सोचे मेरा पूरा ही लॉस बच जाए तो फिर तो पोजीशन ही मत लो, तो लॉस होगा ही नहीं। करेक्ट सर। पुट लेने से यही बात है, ये कल की और आज के सेशन से ये सीखने वाली चीज है कि बिना हेजिंग के बड़ी इवेंट में जाने का क्या रिस्क होता है। यस। सो ये तो 2 दिन वाली तो हो गई। 2 दिन में बड़ी तेजी की उम्मीद मत करिए कि पिछले 2-3 बार से हर बार आपको लगता है जहां खुलते हैं वहां बॉटम बनाकर ऊपर आ जाते हैं, तो वो वाली चीज पे मत रुकिएगा। आज और कल छोड़ दीजिए। राइट। आए तो भी आने दीजिए, आपको नहीं करना है, सेफ रहना है। और क्यों, वो मैं बाद में आगे डेटा में बताऊंगा। आज हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले, डेटा में बताऊंगा, और डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। हफ्ते भर का व्यू जिनका है उनको 21 तारीख की फेड की पॉलिसी देखनी है और उसके बाद डिसाइड करना है। फेड की पॉलिसी तक अमेरिकी बाजारों की चाल बिगड़ी रहेगी। हमारा 32,200 का टारगेट था, थोड़ा ओवर शूट हुआ, वापस एक ही दिन में वो निकल गया। करेक्ट। एग्जैक्ट तो बताना अपने लिए भी मुश्किल होता है दीप। सो आई थिंक जब तक फेड की मीटिंग ना निकले तब तक बड़ा मुंह तेजी की तरफ नहीं बनेगा अमेरिका में, ऊपर नीचे रहेगा। तीसरी, जो 15 दिनों का व्यू लेकर चलता है, वो हमारी 30 सितंबर की पॉलिसी का इंतजार करें। सो अब से लेकर आरबीआई की पॉलिसी तक 15 दिनों तक ट्रेडर्स को सावधानी के साथ ये रहना है। ठीक है। ऊपर नीचे चीजें होंगी, लेकिन बड़ा डायरेक्शन आपको अमेरिका की मीटिंग के बाद आ जाएगा 21 तारीख को। लेकिन हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट आरबीआई की इस बार की पॉलिसी भी होगी। क्लियर है? सो 2 दिनों तक सेल ऑन राइज है, आपका निकलना है। बड़ी पोजीशन फेड की मीटिंग के बाद, क्लियर कट व्यू आरबीआई की पॉलिसी। इस डायरेक्शन के साथ आप चलते रहें, सिंपल। ठीक है सर। तो ये आपने अच्छा क्लियर डेफिनेशन बता दी। इन्वेस्टर्स के लिए तो आपको वेट एंड वॉच करना है, बट ट्रेडर्स को ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। आइए सर, फिर आज की स्ट्रैटेजी भी करते हैं शुरुआत। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है आज, बताइए कैसा लग रहा है सेटअप है? ग्लोबल नेगेटिव है, एफआईएस के तो पॉजिटिव ही आए नंबर्स, और डीआईएस के नेगेटिव है, एफएनओ के नंबर नेगेटिव है। यस सर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पर हम आगे थोड़ा और फोकस करेंगे भी। ये आपके लिए नेगेटिव है। और इसके अलावा सेंटिमेंट कोशिश है नेचुरली। कल तक हाँ कोशिश तो हो गई, कल तक तो अच्छा ही था, लेकिन अब आज इस तरह का मूड माहौल है उसको देखते हुए थोड़ा सा सेंटिमेंट आई थिंक 2-2.5 महीने बाद सेंटिमेंट में ये बदलाव आया। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से एक दिन शायद उस दिन 1000 पॉइंट डाउन घटा था, उस दिन कोशिश सेंटिमेंट, अदरवाइज करेक्ट। तो ये है आपके लिए, ये सारा का सारा एक्शन इस वक्त। ठीक है। बड़े लेवल्स आज मैंने 3 जोन दिए। पहला तो ये जहां मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खुलेगा बाजार, 17,765, 17,835। और आज की एक कीवर्ड की लाइन है, खुलते ही क्या करने की है, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं एकदम खुलते ही क्या करना चाहिए उसकी लाइन दूंगा मैं। ठीक है।
बहुत बढ़िया लाइन दूंगा। ठीक है। 17,765 17 वो एफएनओ के डेटा के वक्त दूंगा। 17,765 17,835 ये पहला सपोर्ट जोन है। इस रेंज में खुलकर हम देखेंगे क्या कुछ होता है। 17,650 690 दूसरा बड़ा सपोर्ट जोन है और इसके ठीक नीचे फिर 17,540 17,625 ये रेंज जो है बेसिकली 540 से 650 की रेंज बनती है जो स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बाय जोन है। वहां पर आने पे आपको ले लेना है आंख बंद करके। अगर आया तो 400-500 पॉइंट होता है तो जरूरी नहीं कि आए 350 300 पॉइंट पे आप रुक जाएं, वो हो सकता है, लेकिन वहां लेना है। ऊपर 17,890 17,925 है, 17,975 18,075 स्ट्रॉन्ग सेल जोन आपका निकल कर आएगा। निफ्टी पर ऊपर की रेंज है, ठीक है। बैंक निफ्टी सेम 40,075 40,200 आई थिंक इस रेंज में खुलकर हम वेट करेंगे, देखेंगे क्या कुछ होता है। इसके ठीक नीचे 39,600 से 39,800 अच्छी जगह है एंट्री करने के लिए, लेकिन जो ब्लाइंड बाय जोन निकल कर आता है डीप वो है 39,250 से 39,450। आज आए ना आए, एक दो दिन में आए, एक्सपायरी तक आए, जब भी आए। तो ये लेवल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, रेंज जो दे रहा हूँ आज और कल के लिहाज से दे रहा हूँ। जब भी बड़ा मूव हो तो मैं इसलिए आपको एडिशनल रेंज देता हूँ। तो जो थर्ड रेंज है सपोर्ट की वो आपके लिए परफेक्ट बाय जोन है। वहाँ पर आपको सारे शॉर्ट्स भी काटने और खरीदना भी है, जरूर करना है अगर वो आता है तो। सेकंड वाले में जो है सपोर्ट जोन में वहाँ पर आपको देखना है कि मूड माहौल के हिसाब से, जैसे अभी डाउ फ्यूचर्स आपका 80-85 पॉइंट हो, अगर डाउ 250 पॉइंट ऊपर हो जाए तो आपको सेकंड वाले लेवल में एंट्री कर लेनी, राइट है ना। और गट के नेगेटिव आ जाए तो आपको नीचे का लेन जाना, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब आइए हायर साइड पर 40,425 40,575 ये ऊपर की रेंज है। इसके पार तो जाना लगभग असंभव ही है। फिर भी अगर पहुंचे तो 40,675 40,875 ये स्ट्रॉन्ग सेल जोन आपके लिए बैंक निफ्टी। ठीक है। दिन के लिए दिन के लिए आपका हो गया सपोर्ट लेवल में 17,835 से ले रहा हूँ दीप, ठीक है 835। हाँ, क्योंकि मेरा जो पहला सपोर्ट जोन है 17,765 835 उस रेंज में खुलना चाहिए। तो 835 800 और 765 तीन छोटे लेवल है। 700 650 625 तीन मीडियम लेवल है। 575 और 540 बड़े लेवल सपोर्ट के लिहाज से। ऊपर 17,890 17,925 दो छोटे लेवल है। 17,975 18,000 मीडियम और 18,075 बड़ा लेवल आपके लिए। बैंक निफ्टी 40,300 के आसपास इसके नीचे खुलने की मुझे डर है। तो 40,275 40,200 और 40,075 ये तीन छोटे लेवल है। 39,950 39,800 दो मीडियम लेवल है। 39,700 39,575 और 39,450 तक के बड़े लेवल साहब। ठीक है। लोअर साइड सॉरी हायर साइड 40,375 40,425 आज मेरा भी हायर साइड वाले निकल ही नहीं रहे लगता है ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बोलना ही क्यों है। 40,375 425 575 675 750 850 850। कल देर शाम तक बहुत सारे ट्वीट आ रहे। अच्छा मेरे को तो पता भी नहीं था कि इतना गिर गया, सही बताऊं, क्योंकि मैंने देखा, मैं जनरली है ना मैं वो थोड़ा शांति रखने का प्रयास करता हूँ। जो होगा सुबह ही होगा, मतलब कम से कम थॉट प्रोसेस की तो डीकपलिंग करें मार्केट की हो ना। तो बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, फोन भी आएगा, अरे बहुत। तो ये प्रॉब्लम क्या है, पिछले 4 दिनों में या कल क्लोजिंग में अगर डे हाई पर 18,000 के ऊपर मार्केट जाकर बंद हो रहा है तो मार्केट अपनी कलेक्टिव विजडम में, जिसमें आप में और बाकी सब लोग शामिल हैं, कोई नहीं सोच रहा ना कि इतना 1200-1300, अगर 1200-1300 पॉइंट का फॉल कोई सोचेगा अमेरिका में तो कोई तेजी क्यों करेगा। एग्जैक्टली। डाउ फ्यूचर ऊपर ही क्यों थे, ग्रीन में क्यों थे। एग्जैक्टली। सो ये चीजें ना, ये चीजें इसमें अगर कोई ये बोलेगा कि किसी ने नहीं बोला लेने के लिए किसी, और आप और मैं याद ध्यान है आपको परसों याद भी कर, मेरे का थोड़ा ओवरबोट हो रहा है और बाय कॉल देने का हिम्मत नहीं हो रहा है। करेक्ट, राइट। लेकिन शॉर्ट कॉल का कोई सिग्नल तो आए तो दे कैसे। एग्जैक्टली। मतलब कहीं तो सिग्नल मिले, डे हाई पे 18,000 के ऊपर ब्रेकआउट आए, ये चीजें होंगी। इन चीजों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और यही मार्केट की रिस्क है। बाकी मार्केट में रिस्क क्या है, बाकी तो मार्केट आज आप है ना 1979 का 100 वाला सेंसेक्स 60,000 है ना, बिल्कुल है। लेकिन ये बीच बीच में जो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है जो आप में कोई भी सोच नहीं सकता है, ये हमें लेकर चलनी है। और इसमें ये नहीं सोचना दुनिया खत्म हो गई। अब कुछ लोगों को लगता है कि इतना भारी भरकम नुकसान, अगर एक दिन के इस तरह के फॉल में आपको इतना बड़ा नुकसान होता है कि आपकी पूरी कैपिटल साफ हो गई, तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गलत है, उसको ठीक करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, ऑप्शन बेच के जिनको लगता है कि बड़ा आसान सा काम है पैसा बनाना, हो सकता है, लेकिन कम से कम ऑप्शन बड़ी इवेंट के पहले तो मत बेचो। चलो नॉर्मल डे में भी रिस्क तो रहती है, अचानक से कोई अच्छी या खराब खबर आ जाए, उससे गैप अप गैप डाउन हो जाए, वो ठीक है।
लेकिन जब आपको पता है कि कल इतनी बड़ी इवेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, अब ये आप और मैं कौन है डिसाइड करने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा। हम थोड़ी डिसाइड कर 18,070 बंदू आ रहे हैं, 18,000 से नीचे आ रहे हैं, 17,900 से नीचे क्या खुलेगा। अब यही प्रॉब्लम है। Exactly. ये जो हमारी एरोगेंस आ जाती ना कि अरे इससे क्या होगा ज़्यादा, ओ भाई साहब फिर तो मार्केट है ना, ऐसे दिन होते हैं ना। ऐसे। इसलिए ऐसे दिनों में आपको सीखना भी है कि क्या गलती हुई, ताकि अगली बार कभी ऐसी बड़ी इवेंट के पहले इस तरह का तैयारी रहे। और दूसरा ये सीखना है कि पिछली बार भी आपने कई सारे फॉल देखे हैं, हर बार उठा है ना मार्केट, उठा, तो फिर क्या टेंशन है, इस बार भी उठ जाएगा। लाइफ है तो बनना ही है, बनना ही है, बनेगा ही। हाँ, क्या दिक्कत है? कब वो है वही बात है। हाँ। कितनी देर में, ठीक है। हैप्पी बर्थडे वाला दिन थोड़ी कि सबको पता रहे कि आज के दिन बर्थडे है। हाँ। और इसी हिसाब से लाइफ टाइम के हाई का भी दिन होता है। यही तो फर्क है। ये तो फर्क है। एनीवे, चलिए FIs की इंडेक्स लॉन्ग 25 से 35%। सोचो कल FIs भी, उनको भी तो नहीं पता था ना कि कल नहीं लेना है, बढ़ा के गए, वो भी 25 से 35% बढ़ा के गए। एब्सोल्युटली। एक ही चीज दीप आज गड़बड़ वाला मामला है, और वो है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.39। ये ओवरबॉट है। और आज अगर ये, अब तो आप कहेंगे अभी तो अनिल जी आप बोल ही सकते हो, लेकिन अगर आज ये नहीं भी होता कांड जो अमेरिका में हुआ है, तब भी मैं कहता कि हायर पुट कॉल रेशियो है। यहाँ पर एक्सपायरी के ठीक पहले ओवरबॉट मार्केट है, मेरे लिए परफेक्ट पोजीशन हल्की करने का सिग्नल आ रहा था। और इसके दम पर 100 से 150 पॉइंट निफ्टी का करेक्शन बनता था। 100 से 150, अब ध्यान से सुनिएगा, 100 से 150 पॉइंट का करेक्शन हायर पुट कॉल रेशियो पर बनता है। और बाकी आपको अमेरिका का जितना जोड़ना जोड़ लो। तो चलो 150 नहीं भी मानो, 100 तो मान ही लो। 100 पॉइंट का करेक्शन तो निफ्टी पर इसी वजह से आ जाता है। और बाकी अमेरिका की वजह से आपको 200 घटना है, 150 घटना है, जो भी घटना है, ये थोड़ा सा आग में घी डालने का काम करेगा। ये हल्के नहीं थे, हल्के नहीं थे। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी 1.20 है, वो भी ओवरबॉट तो नहीं लेकिन उस साइड में है। और देखो इतनी बड़ी इवेंट के पहले विक्स घट कर आता है, तो ये सब चीजें हैं जी। ठीक है, क्या करना है फिर? मौजूदा पोजीशंस गैप डाउन तो होने वाला है। मौजूदा पोजीशन में दीप मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस 17,775 का रखिए। ठीक है, 775 इंट्राडे क्लोजिंग 765 का आता है। 750 775 कुछ भी, इसको एक काम करो 750 कर दो। ठीक है, 25 पॉइंट और दे दो, 750 कर दीजिए। स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 750 का रखिए। ठीक है। क्यों रखना है 750 का, इसकी आगे कैलकुलेशन आ रही है। एक बार इंट्राडे में वैसे 750 तो हिट हो सकता है, होगा तो होगा, तो फिर एग्जिट कर लें। क्लोजिंग पर तो पता नहीं, बट इंट्राडे में तो लग सकता है सर एक बार। यस। बैंक निफ्टी 40,200 के नीचे स्टॉप लॉस है। जिसको थोड़ा डीप लगाना है वो 40,000 का लगाए, लेकिन मेरे ख्याल से 40,200 के नीचे 40,175 इंट्राडे और क्लोजिंग ये काफी है। ओके, शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन में 18,000 सेम है। कल तो ट्रिगर हो गया। इंट्राडे और पोजीशन जिसने रखा है, अब उनको तकलीफ तो होगी कि कल ही ट्रिगर किया, अब लेकिन क्या कर सकते हैं। 40,900 बैंक निफ्टी पर। ठीक है, नई पोजीशन फिर? नई पोजीशन में दीप ऐसा है कि खरीदें आप, नहीं बेचे। बेचे लेकिन बड़ा गैप ना मिले तो, है ना। बड़े गैप से मेरा मतलब है कि कहीं 17,800 17,900 की रेंज में खुले, वहां बेचना है। ठीक है, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको FNO का डेटा बता रहा हूँ। पहले तो आप स्ट्रेटजी नोट कर लो कि बड़ा गैप से ना खुले तो आपको बेचना है। बड़ी गिरावट 18,000 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा 17,800। 17,800 का पहला टारगेट इसलिए दिया कि अगर 17,800 के ऊपर खुलता है वहां बेचना बनता है। 765 700 तीन टारगेट हैं। 650 625 2, 575 540 फाइनल टारगेट है ये बेचने के लिए। जो लोग खरीदना चाहते हैं 17,540 17,650 परफेक्ट रेंज है, वहां पर आए तो किसी के इन्विटेशन का इंतजार मत कीजिए, आंख बंद करके ले लीजिए। ठीक है, ऊपर का जो टारगेट बनेगा 17,690 760 790 तीन छोटे टारगेट है। 825 890 925 तक के टारगेट के लिए लेना है। दूसरी रेंज जो लेने की बनती है वो 700 765 के आसपास की बनती है ना। तो वो देखते हैं 700 765 75 के आसपास, तो 800 के नीचे अगर ट्रेड करता है, नीचे आता है तो आपको ये देखना है। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। तो अगर बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ तो ही फिर बेचने की सोचना है, अदरवाइज फिर इंतजार करेंगे। ज्यादा गैप से खुल गया तो नहीं, ज्यादा वो सब बता रहा हूं। खैर ओपनिंग पर आज मैंने बहुत सस्पेंस रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। बैंक निफ्टी पहले बता दूं, फिर क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी में फिर आपको अच्छे से ढंग से डराऊंगा। ठीक है। बैंक निफ्टी अगर गैप से ना खुले तो बेचना है 40,600 के स्टॉप लॉस के साथ। 40,275 40,200 और 40,075 तीन छोटे टारगेट हैं। इसके नीचे 39,950 39,800 700
3 मीडियम टारगेट, 39,575, 39,450 तक के टारगेट, सारे टारगेट आज और कल तक के लिए। खरीदने की राय होगी 39,600 से 39,800 की रेंज में आए मौका मिले ज़रूर लीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत दूर का है, वो लगा सके तो ही लीजिएगा। और मैं दूर का ही दे रहा हूँ, मेरे पास में ऑप्शन नहीं है। 39,600 से 39,800 में अगर आप लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस आएगा दीप 39,200 का, क्योंकि है ना अगला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज है वो 39,200 से 39,400 की रेंज में है। वहाँ पे ब्लाइंड बाय जोन है एक तरह से। सो इसलिए 39,200 का दूर का स्टॉप लॉस लगाइए। और ये जो भी आज आप पोजीशन बनाए बाय का डाल दीजिए। जो भी आप पोजीशन बनाए वो पोजीशन आपको पूरी की पूरी डीप जो बनानी है ना ऑप्शंस में बनानी है। अच्छा, फ्यूचर्स मत करिएगा, राइट, ऑप्शंस करिएगा। Better. समझो आपको 39,800 में लेना है नहीं, राइट, आप 39,800 का एट द मनी कॉल ऑप्शन ही ले लीजिए। 39,600 लेना है, 39,600 का एट द मनी कॉल ऑप्शन ले लीजिए। वहाँ पे आप प्राइसिंग देख के ले लीजिए, लेकिन लीजिए ऑप्शन के जरिए। बेचना है तो पुट ले लीजिए एट द मनी का, तो कि एटलीस्ट आपकी रिस्क आपको पता है कितनी है। कम पैसा आएगा, जाना नहीं चाहिए, ठीक है। टारगेट जो बनेंगे 39,950, 40,075, 40,200 तीन छोटे टारगेट, 275 325 मीडियम टारगेट, 375 से 425 के बड़े टारगेट। ओके, डन। तो ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए। थोड़ा सस्पेंस अभी भी आना बाकी है, थोड़ा डेटा की भी बात करें। बाय द वे, इंडिया बुल्स, अंबुजा और डेल्टा तीनों बैन में, वहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। वैसे कल का फंड का डेटा अब कुछ इंपॉर्टेंस का रहेगा सर? नहीं वो ठीक है, छोड़ दो। आप बताइए फिर। FNO ओवरबॉट है मार्केट, 1.39 के पुट कॉल रेशियो। यस, एक ही लेवल गोट के पी लीजिए, याद रखिए 17,800। 17,800 के नीचे गए और टिके, मामला बहुत सीरियस है और उसकी संभावना पूरी है। अच्छा, हाँ, क्यों दीप? 17,900 के नीचे आप खुलते हैं तो 2,40,00,000 पुट राइटर्स रिस्क पर आते हैं। 17,800 पर 3,08,00,000 पुट राइटर्स, वो लोग जो मतलब एकदम दादागिरी में पुट बेच के गए। 17,800 के नीचे जाने पर 3,08,00,000 शेयर, और 17,700 अगर गलती से तोड़ दें 3,70,00,000 शेयर पुट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आप खुलेंगे 17,750 से 17,825 की रेंज, मोर प्रिसाइजली 775-825 की रेंज। अगर आपने 17,800 को नहीं रोका और 17,800 गया तो मामला बहुत सीरियस है। दाव गिरा है आपका 4%। अब 4% के सामने आपको कितना गिरना चाहिए आप डिसाइड कीजिए। क्या 2% काफ़ी है या 2% कम है? 2% का मतलब होता है 350 पॉइंट। 350 पॉइंट का मतलब होता है 17,700 करीबन, यानी 17,750 के नीचे आप खुलेंगे। 17,750 के नीचे खुले तो बैंड बजने वाली पक्की है। 800 के नीचे कहीं भी खुल के टिके तो ये जो 3 करोड़ शेयर हैं, 3,08,00,000 शेयर, इनकी अनवाइंडिंग होगी और वो लाएगी आपको 17,700 के आसपास, 690-700। 17,700 के नीचे 3,70,00,000 शेयर पुट राइटर्स फंसे हुए। सो आई थिंक जब तक आप 17,825 835 के ऊपर न टिके तब तक आप भारी रिस्क में हैं अनवाइंडिंग के हिसाब से। सो अब शुरुआत के 15 मिनट में आपको देखना है कि इतना गैप मिलने के बाद जिसने मंदी की पोजीशन बनाई वो हड़बड़ी में काटता है या जिसने तेजी की पोजीशन बनाई वो हड़बड़ी में छोड़ता है। ये की है ट्रिगर। अब तक हमेशा ये होता है कि गैप डाउन ओपनिंग पे आप बाइंग आते हुए देखते हैं, राइट। लेकिन अब आज लिटमस स्ट्रेस इस बात का है कि आज 4-4, 5-5% की फॉल हुई है, करेक्ट। और पहले क्या होता था कि हमारे मार्केट भी ओवरबॉट नहीं होते थे, अब हमारे मार्केट भी ओवरबॉट है। सो इसलिए आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 17,800 के नीचे अगर टिक जाता है तो आपको रिस्क देगा और नीचे देगा। हाँ, और इसकी संभावना पूरी है क्योंकि पोजीशन बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले कभी ऐसा एक्सपायरी के एक दिन पहले नहीं देखा कि 3-3 करोड़ शेयर रिस्क पर आए। यस सर। अगर 25-50 लाख 75 लाख शेयर रिस्क पे हो तो समझ में आ रहा है। करेक्ट। कल क्या हो गया, गड़बड़ यही होगी कि कल 18,000 के ऊपर बंद होना गलत हो गया और उसमें क्या सबके लॉन्ग पोजिशंस बन गए। हर एक के चार्ट्स पर, FNO के डेटा पर सबके लॉन्ग निकल के आई है। हेज फंड्स हो, एल्गो ट्रेडिंग हो, सबके लॉन्ग निकल रहा है। निकलेगा ही, क्या करोगे? इसलिए आज बड़ी समस्या है। 17,800 गोट के पी जाइए। 17,800 के नीचे रहे तो जहां खुले वहां से भी गिरेंगे, वहां से हो गई। बैंक निफ्टी सेम चीज है आपके लिए। 40,500 के नीचे 70 लाख शेयर आपके शॉर्ट हो जाते हैं, पुट राइटर्स फंस जाते हैं। 40,500 के नीचे खुलेंगे। यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल बाद में जो 17,800 है, यहाँ पे आएगा 40,000। 40,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है दीप, 1,25,00,000 शेयर
बैंक निफ्टी के भी कॉल पुट राइटर्स फंस जाएंगे। 1 करोड़ 25 लाख, तो दोनों जगह प्रॉब्लम आने वाली है। तो बैंक निफ्टी तो फिर भी ऐसा लग उतना रहा है वो शायद नहीं है, ना, मेरे ख्याल से गिरने में जो आगे रहेंगे बैंक्स, एनबीएफसी, मेटल्स, आईटी आईटी। आईटी तो आज मैं तो चौथा वही जाना सोच रहा था, मेरा फेवरेट कहाँ गया? आईटी तो जाएगा ही। हाँ, तो ये 4 गिरने में आगे रहेंगे, बैंक्स, एनबीएफसी, मेटल्स, आईटी। बैंक्स, एनबीएफसी जनरली हम मजबूत मानते हैं, 2 वजह से गिरेगा। एक, बढ़ावा ज्यादा है, दूसरा इन्फ्लेशन की चिंताओं से जब मार्केट गिरता है तो बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल आता है। सो 17,800 पे अपने को फोकस करना है, बात खत्म। और 40,000 पर इसको डन। चलिए, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए। आज थोड़ा परेशानी वाला दिन बनने की तैयारी है। हल्की सी रिकवरी 40 पॉइंट की अभी आपने एसजीएक्स निफ्टी पर देखी, हल्की ही है, देखते हैं कैसा इंपैक्ट रहेगा। आप आइए, गेस्ट जुड़े, उससे पहले आपको खबरें बता देते हैं और ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी करते हैं फोकस। अरमान, नुपुर, आशीष तीनों हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? जी, ट्रिगर्स में सबसे पहले WPI का डेटा आता हुआ दिखेगा अगस्त महीने का। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है और जो कैबिनेट की मीटिंग है 10:30 बजे, उस पर भी ध्यान रखिएगा। IPO जो हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल जो है उनका आज IPO खुलने वाला है। आज से 16 सितंबर तक खुला रहेगा। अगर आप इशू साइज देखेंगे, टोटल इशू साइज 755 करोड़ का है, उसमें फ्रेश इशू 455 करोड़ है और OFS जो है वो 300 करोड़ का है और प्राइस बैंड 314 से 330 है। और अगर आप एंकर बुक अगर देखेंगे तो एंकर बुक में लगभग 226 करोड़ जो है उन्होंने जुटाए हैं, जिसमें अमेरिकन फंड्स, ICICI प्रू, व्हाइट ओक कैपिटल ऐसे दिग्गज नाम हैं जो इन्होंने पैसे डाले हैं। अंबुजा सीमेंट पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 16 सितंबर को पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है और ये जो पूंजी जुटाई जाएगी उसमें इक्विटी, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या राइट्स या प्रेफरेंशियल इशू के जरिए जो है ये पूंजी जो है जुटाई जाएगी। और अंत में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, गति, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और दूसरी लॉजिस्टिक कंपनियों पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिवार को जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो जो नई लॉजिस्टिक पॉलिसी हैं वो जारी करने वाले हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, कौन सी खबरें आप लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले JSW स्टील, जहां पे कंपनी की SMS ग्रुप के साथ कार्बन रिडक्शन प्रोजेक्ट को लेकर एक करार किया है। फिलहाल जो कार्बन एमिशन है उसकी कमी के लिए 10,000 करोड़ का निवेश करने वाली है कंपनी अपने जो स्टील कारोबार है उसमें लेकर, और ये जीरो नेट की तरफ एक और स्टेप कंपनी ने लिया है। भारत फोर्ज आज फोकस में, क्योंकि सब्सिडरी KPTL ने हरबिंगा के साथ मिलकर एक JV बनाई है। ये जो JV है ये कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड को पूरा करने के लिए, और इसी के चलते कंपनी पुणे में एक प्लांट भी खड़ा कर सकती है। KC इंटरनेशनल कंपनी को 1108 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, ONG कारोबार के लिए कंपनी को ये नया ऑर्डर मिलते दिखा है। हडसन एग्रो आज फोकस में, क्योंकि इक्विटी के जरिए कंपनी फंड्स जुटाने वाली है। 19 तारीख को इसकी बोर्ड की बैठक है। एमी ऑर्गेनिक्स, जहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है, कुछ शेयर्स बेचे हैं ओपन मार्केट में, और जो खरीदार है उसकी लिस्ट में प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है। ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हुए ये 1037 के भाव पर हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें एंड ऑफ कोर्स कल का जो बल्क एक्शन हुआ है। आइए फिर नजर डालते हैं सारी की सारी ब्रोकरेजेस पर FIR में। आईटी पर आ सकता है बड़ा इंपैक्ट, कल की गिरावट तो है ही, साथ ही एक रिपोर्ट भी है इंटरेस्टिंग आईटी स्टॉक्स पर। आशीष, पहले इसके बारे में बताइए। दीपांशु, देखिए 2 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं, नोमेरा और गोल्डमैन सैक्स, जिन्होंने आईटी स्टॉक्स के ऊपर रिपोर्ट निकाली है। सबसे पहले देखिए तो कॉमन कमेंट्री ये कह रही कि आगे जाके कुछ एविडेंस और लग रहे हैं कि इनकी रेवेन्यू में आपको स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, जिसके बाद स्टॉक्स के ऊपर रिपोर्ट्स आई हैं। तो सबसे पहले आप देखिए गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है इन्फोसिस पर। सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज के लिए यही होगी, क्योंकि यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया गया है। इन्फोसिस पर खरीदारी के राय के मुकाबले अब ये बिकवाली की राय दे रहा है, यानी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। और टारगेट प्राइस में देखिए कितना बड़ा कट है, 1722 से घटाकर सीधा 1244 कर दिया है। 1545 की क्लोजिंग है और ईमानदारी की वैल्यूएशन इन्हें महंगे नजर आ रहे हैं। आगे जाके फैक्टर इन नहीं हो रहा है कि डाउन साइकिल देखने को मिल सकती है, वैल्यूएशन महंगे है। हालांकि EPS के फोरकास्ट में अगर आप देखें तो उन्होंने 6% की बढ़ोतरी की है, लेकिन कन्विंस नहीं है वैल्यूएशन से, जिसके चलते बड़ा डाउनग्रेड और रेटिंग कट भी यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा विप्रो, यहाँ पर भी देखिए गोल्डमैन सैक्स की तरफ से इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और यहाँ पर जो है अपग्रेड कर दिया है। पहले बिकवाली की राय देते थे, अब खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो 374 से बढ़ाकर 381 कर दिया है। हालांकि 423 पर स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है और EPS के अनुमान में देखें तो ज़्यादा नहीं, 1 से लेकर 3% का ही बदलाव इन्होंने किया है। TCS पर भी देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से बिकवाली की राय दी है। लक्ष्य 3678 से घटाकर 2611 कर दिया है। 3229 की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टेक महिंद्रा, यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और लक्ष्य करीब 980 से घटाकर 868 के करीब कर दिया है।
HCL टेक पर भी देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 976 से घटाकर 826। एम्फेसिस पर खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2819 से घटाकर 2076 कर दिया है। माइंडट्री पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 2910 के लक्ष्य के लिए। परसिस्टेंट सिस्टम पर देखिए खरीदारी का व्यू बरकरार है, 4100 रुपये का लक्ष्य दिया है, 3399 की क्लोजिंग है। और LTI यहाँ पर रिड्यूस की रेटिंग दी है, 4778 पर स्टॉक चल रहा है, 3680 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स पर टारगेट कट भी आया है और डाउनग्रेड भी आया है। ओके, तो ये है आपके लिए आईटी पर, और बड़े डाउनग्रेड्स आए हैं गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, स्पेशली यहाँ पर रखनी है नजर। तो ऑलरेडी कमजोर दिन होगा और अब ये रिपोर्ट का भी इंपैक्ट आ सकता है। पर साथ ही और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष, ये भी बताइए। पांचों बैंक्स पर भी नजर रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। मैनेजमेंट मीट के बाद जो है 675 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे कि लोन ग्रोथ यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल सकती है, आगे मार्जिन भी अच्छे होंगे। सिमिलर कमेंट्री जो है इंडसइंड बैंक पर है, CLSA ने खरीदारी की राय दी है, 1400 रुपये का लक्ष्य दिया है। मॉर्गन स्टैनली भी इनसे पूरी तरीके से सहमत है क्योंकि ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, इन्होंने भी 1400 रुपये का लक्ष्य दिया है। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग दी है, मॉर्गन स्टैनली ने 875 रुपये का लक्ष्य दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 140 की क्लोजिंग, 170 रुपये का लक्ष्य दिया है। पार ग्रेड पर देखिए क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 210 रुपये का लक्ष्य है। NTPC पर क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी, 180 का लक्ष्य है। और अंत में ITC, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 334 पे स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है, 330 रुपये का लक्ष्य दे रहा है। ओके, तो ये हैं सारी की सारी रिपोर्ट्स और बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी है, राइट? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग गजब ही है, ये चल नहीं पाएगा। मैं धीरे धीरे आता है ऊपर। जब मैं एक्चुअली इसमें मेरी भी प्रॉब्लम है, जब मैं मूड बनाता हूँ कि आईटी में कुछ ठीक होने जैसा लग तो नहीं रहा और आईटी ऐसा पिटता है। पिछली बार मैंने बोला था मैं मंडे को बताऊंगा, मैंने सोचा कि शायद सिग्नल ऐसे आ रहे हैं, वो मंडे आज तक आया ही नहीं। अभी 2 दिन से आईटी सब आईटी कर रहे, मेरे को भी लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही उल्टा सोच रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी लगता है ना, सारे लोग बोले कि यार आईटी बहुत अच्छा, आईटी बहुत अच्छा, अपने को भी डर लगता है कि भाई कहीं ऐसा कुछ ऐसी चीज मैं मिस तो नहीं करा। फिर देखो आज जरा से संकेत आया और घूम गया। मेरा प्रॉब्लम क्या है दीप, एक तो आईटी के मार्जिन का इशू है, ठीक है, जो लोकल है। बिल्कुल। दूसरा, यूरोप अगर ऐसे ही रहा तो जो इनका 1/3 रेवेन्यू यूरोप से आता है लगभग ऑन एन एवरेज, मोटा मोटी बता, तो कैसे ये काम कर पाएंगे? एग्जैक्टली। तो मुझे इस चक्कर में आईटी लेना हो ही नहीं पा रहा। अभी भी मैं भाव सब अच्छे दिखते हैं, सब कुछ है, लेकिन लेने की हिम्मत अभी भी इसलिए नहीं होती भाई कि कैसे ले, जब तक कि ये एग्जैक्टली प्रॉपर ये 2-3 चीजें ठीक ना हो जाए। लेट्स सी। एनीवे, आइए करते हैं स्वागत हमारे सारे एक्सपर्ट्स का पिक ऑफ द डे। एक्सेप्ट हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट शरद अवस्थी जी, उनके अलावा जो भी नोटा का इस्तेमाल करेगा उनको छूट भी और उनका सम्मान भी किया जाएगा। शरद जी तो क्योंकि गिरते बाजार में अच्छे मौके देखेंगे फंडामेंटल एक्सपर्ट के तौर पर, तो शरद जी से ही शुरुआत करें फिर। करते हैं। शरद जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात। HDFC लाइफ हम लोगों को लगता है कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी बढ़िया बेट है, और आज चूंकि बाजार का मूड माहौल ऐसा है तो मोस्ट प्रोबेबली करेक्टेड प्राइसेस पे भी हमें अवेलेबल होगा। इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन लेवल्स अभी भी कम है, करीब 4% के आसपास है। अगर एवरेज में ग्रो करना है जैसे हमारी डेमोग्राफिक स्पेसिंग है तो लगभग इसको बढ़ के 7-8% हो जाना चाहिए, तो वहां से ग्रोथ आनी चाहिए। प्लस ये जो डिजिटाइजेशन पोस्ट कोविड हुआ है उसका फायदा इन कंपनीज को मिलना चाहिए। इंश्योरेंस में अगले 10-12 साल तक 14% की ग्रोथ रहनी चाहिए पर एनम, तो वो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ रेट है और बड़ी इंडस्ट्री है। HDFC अभी करीब 3 के प्राइस टू EV पे चलता है, तो हमें लगता है कि 3 टाइम्स की जगह 3-3.5 टाइम्स अगर फॉरवर्ड पे चलता है तो 680 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से HDFC लाइफ एक काफ़ी डिसेंट लॉन्ग टर्म बेट है। HDFC लाइफ ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के तौर पर शरद जी की तरफ से। कल बड़ी ब्लॉक डील्स होगी, लगभग सारे बड़े बड़े फंड्स ने खरीदे हैं स्टैंडर्ड लाइफ के बेचने के बावजूद, जिसका नाम अब एबरडीन हो गया। आइए बंसल जी से करते हैं गुड मॉर्निंग। जी बंसल जी, गुड मॉर्निंग कर दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, दिवांशु को भी गुड मॉर्निंग। और अनिल जी सबसे बड़ी गुड मॉर्निंग तो है हमारे सुमित जी को, जो कि कुणाल जी की जो वस्त्रधारा है थर्सडे ड्रेसिंग के अंदर आज सुमित जी आए हुए हैं, तो उनको भी स्पेशल गुड मॉर्निंग है अनिल जी। लेकिन आज तो वेडनेसडे है।
वो तो अनिल जी वो थर्सडे वाली ड्रेसिंग करके आ गए हैं आज, तो तभी स्पेशल अनिल जी। अगर थर्सडे को ही आते तो अनिल जी डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पर एक्शन की मांग होती है अनिल जी आपसे। नहीं, वो एक्चुअली मैं थोड़ा सुमित जी को बचा दूं, अब आ ही गए ना। सुमित जी नई शर्ट खरीद, लेकिन उसकी मैचिंग की टाई मिल नहीं पाई, इसलिए मैंने सोचा कि आज पहन लेता हूँ। आ जाएगी, इस वीकेंड तक टाई खरीद लाएंगे इसके। तो यही हुआ ना सुमित जी? अनिल जी, एक्चुअली सही में मैचिंग मिली नहीं, और दूसरा आज घर से कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा गले को भी रिलीफ मिल जाए। कानों को मिले तो ज्यादा बढ़िया है। समझ तो गए होंगे आप। जी बंसल जी बताएं सर, पिक ऑफ द डे। देखिए अनिल जी, नोटा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो कल भी अनिल जी पिक ऑफ द वीक कैश सेगमेंट से था, और आज भी कैश सेगमेंट से ही है। और अनिल जी अब तो देखिए कह सकते हैं, जैसे कहने वाले ट्विटर पे ज्ञानी बोलते हैं, हमें तो पहले से आवाज था, इसलिए हम कैश सेगमेंट में अनिल जी शिफ्ट हो गए थे। और अनिल जी खरीदारी की राय है रोजारी बायोटेक पर, जिसके अंदर कल के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। हल्की फुल्की वीकनेस पे खरीदारी की राय है रोजारी बायोटेक पर। 1000 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1067 के टारगेट के लिए रोजारी बायोटेक है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो ये है आपके लिए गिरावट में खरीदारी करने की राय। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अनिल जी देखिए, सुप्रभात अनिल जी। आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस के अवसर पर अनिल जी आपको, दीपांशु को अनिल जी मेरी ओर से सुप्रभात। और अनिल जी आपसे विनम्र निवेदन है कि अनिल जी आज मुझे इंडिया का बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट मत कहिएगा, आज आप कहिएगा कि आप हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विश्लेषक। मैंने ऐसा पहले कब कहा? ये मेरे पे इल्जाम क्यों लगा रहे आप ऐसा? नहीं अनिल जी, कहा नहीं अनिल जी। आज से बेहतर दिवस अगर इच्छा हुई अनिल जी कहने की तो ऐसे कहिएगा। देखो, वैसे तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ हैं, लेकिन बाकी एक्सपर्ट भी तो है ना पैनल पे। तो ये भी कम इसलिए मतलब बातों बातों में समझ जाइए। और खास तौर से जब अपने से सीनियर आ गए हों, थोड़ी देर पहले होता तो ठीक है, वागले साहब भी आ गए, अब उनके सामने ऐसा बोलना ठीक नहीं है। तो आप सभी विश्व के महान तकनीकी विशेषज्ञों को सादर नमन। हिंदी दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। और हिंदी दिवस पे मैंने एक बढ़िया सा मैसेज भी बनाया दी, जो मैं थोड़ी देर में, अभी मुझे याद आया कि मुझे पोस्ट करना है जी। और आप सब लोगों के लिए कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है मेरे पास में। अच्छा, हाँ, तो थोड़ी देर में वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल शुभकामनाएं। कुणाल जी बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अच्छा अनिल जी चलिए आप ना बोले, लेकिन अनिल जी एक छोटा सा निवेदन है बाकी सभी तकनीकी विश्लेषकों से कि कम से कम अनिल जी आज सपोर्ट लेवल को समर्थन स्तर और रेजिस्टेंस लेवल को प्रतिरोध स्तर कहें अनिल जी। वाह, और अगर समर्थन और प्रतिरोध बोलने में दिक्कत हो तो रुकावट का लेवल रुकावट भी कह सकते, रुकावट का स्तर कह सकते हैं। अपने शब्दों को अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा आप करेंगे, मिक्स एंड मैच करेंगे। हाँ, अच्छा, स्टॉप लॉस को क्या कहना है आज? स्टॉप लॉस को टारगेट तो लक्ष्य हो गया। स्टॉप भाइयों जरा ट्वीट करके बताएं स्टॉप लॉस का हिंदी में क्या मतलब, हिंदी में स्टॉप लॉस को क्या कहा जाए? हाँ, नुकसान, घाटा रोक स्तर, घाटा रोक स्तर। हाँ, घाटा रोक स्तर, ठीक है, घाटा रोक स्तर, स्टॉप लॉस, घाटा रोक, ठीक है, चल जाएगा, परफेक्ट है जी। सुन कुणाल जी, हमेशा की तरह आप परफेक्ट है, बताएं सर। अनिल जी देखिए, जैसे बंसल जी ने कहा अनिल जी, बाजार तो आज बहुत कमजोर खुलेगा और काफी हड़कंप भी है, लेकिन बावजूद इसके अनिल जी पैनिक नहीं करना चाहिए, अभी भी बहुत जबरदस्त अवसर हैं। अनिल जी एक चार्ट मुझे कल बड़ा पसंद आ रहा था और उसी पर खरीदारी की राय दूंगा। आज उम्मीद है कि थोड़ा नीचे मिल जाएगा, तो खरीदारी की राय है पीएनबी हाउसिंग पर। बड़े समय बाद इस स्टॉक में वापस से हमने एक ब्रेकआउट आता हुआ कल देखा। कल स्टॉक 400 रुपए के ऊपर बंद हुआ, जबरदस्त मोमेंटम था, तो मुझे लगता है कि अगर गिरावट में ये स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली बाय करके चलें। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना होगा, 383 रुपए पर नीचे खुलने पर बाय करें, 383 का स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 436 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 460 रुपए का। ये पोजिशनल ट्रेड है, कुछ दिन इसको होल्ड करना होगा। ओके, पीएनबी हाउसिंग, ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। आइए, वागले साहब भी है हमारे साथ तैयार और सुमित जी भी। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। स्टॉक का स्ट्रक्चर एक जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है वो मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का नाम है गेल। गेल के अंदर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है।
1 से 2 दिनों के लिए इसके अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 93 के आसपास इसके अंदर सेल का व्यू लेके काम कर सकते हैं, 92 के आसपास भी कर सकते हैं, 94 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे के अंदर 88 रुपए से लेके 86 रुपए तक के लेवल गेल के अंदर ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करना है गेल में करें बिकवाली, ये राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मुझे बाय करना है टाटा कंज्यूमर। अगर आपको इंट्राडे के लिए बाय करना है तो कल के हाई के पार निकलते ही बाय करिए, जो 853 था। मुझे लगता है जैसे ही 853 के पार निकलेगा इसमें एक अच्छी खासी मूव आएगी। मेरा 846 का टारगेट होगा और 846 का स्टॉप लॉस होगा और 882 का टारगेट होगा। ओके, ये है टाटा कंज्यूमर्स आपके लिए खरीदारी करने के लिए। कल के हाई पार करने के बाद निकले खरीदार। कल का हाई कितना? 854 कितना बताया सर? 853 के ऊपर निकलने पर ही खरीदें, ये राय वागले साहब की तरफ से आपके लिए है। और तब आपका स्टॉप लॉस होगा 846 का और टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 882 का। मुझे जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। देखिए पिक ऑफ द डे आज मेरे पास नहीं है, तो मैं आज भरपूर नोटा का इस्तेमाल करूंगा और मार्केट में ओपनिंग नोट पे काफी करेक्शन देखने को मिल सकता है। फर्स्ट 15 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर 15 मिनट को सपोर्ट दे पाया तो जैसे हर बार हम देखते हैं कि करेक्शन में जो बाउंस आता है तो उसी तरह का बाउंस देखने को मिलेगा। और फर्स्ट 15 मिनट्स के अगर लो कटते हैं तो फिर एक बार और करेक्शन हो सकती है, तो इसलिए आज मैं नोटा का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए नोटा का इस्तेमाल करते हुए आपके लिए। चलो, किसी ने तो किया। प्रॉब्लम ये छूट दो तो करते नहीं है और नहीं छूट दो तो सबको करना है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे भी मौका मिलेगा कुछ ना कुछ। चलिए।